स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्लास में आपका जो लास्ट यूनिट है लेमिनार फ्लो ग्रुप वाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है? देखो, अगर कोई भी फ्लूइड किसी पाइप के अंदर या ओपन चैनल में अगर फ्लो हो रहा है, जैसे मैं फ्लूइड की बात करता हूँ तो पाइप में फ्लो हो रहा था, तो आपको उसका फ्लूइड हम लेयर्स में फ्लो करता है। तो अगर ये जो लेयर आपने इसमें कोई लेयर फर्स्ट लेयर बनाई, ये सेकंड लेयर बनाई, तो अगर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो करेगा तो दोनों में अगर इंटरमिक्सिंग नहीं है, अगर ये मिक्सिंग नहीं होगी, इसका मतलब ना तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी और ना ही आपका मास ट्रांसफर। मतलब लेयर की इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और जो फ्लो होना चाहिए वो लेयर बाय लेयर होना चाहिए। जैसे एक लेयर आप देख सकते हो तो ये ऊपर वाली लेयर जिससे फ्लो हो रही है, नीचे वाली लेयर जस्ट उसके नीचे फ्लो हो रही है, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं है, तो अपन ऐसे फ्लो को अपन क्या बोलेंगे? लेमिनार फ्लो बोलेंगे। और दूसरे तरीके से अगर अपन समझे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करनी चाहिए, है ना? तो ये जो लेयर देखो, ये दूसरा लेयर की ऊपर वाली इसके ऊपर स्लाइड कर रही है, मतलब दोनों में बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं है, ना तो मास का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? लेमिनार फ्लो बोलते हैं। अगर लेमिनार फ्लो की बात करें तो अलग-अलग टाइप के डायमेंशनलेस नंबर होते हैं जो फ्लो को डिफाइन करते हैं। तो अगर लेमिनार फ्लो को आपको डिफाइन करना है तो इसके लिए जो अपन रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ते हैं, इसके लिए अपन कौन सा नंबर पढ़ते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर ये सारे डायमेंशनलेस नंबर होते हैं और किसी न किसी फोर्स का रेशियो ही होता है, ठीक है? तो अगर आपको बोला जाए कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है तो आप बोल सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो किस चीज का रेशियो है? इनर्शिया फोर्स का और विस्कस फोर्स का रेशियो, इसको अपन क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। तो अगर देखें इनर्शिया फोर्स क्या है, आपने सब लोग पढ़ के हो कि F इक्वल्स टू, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा, तो F इक्वल्स टू ma, ये आपका क्या है? इनर्शिया फोर्स है। तो अगर विस्कस फोर्स की बात है तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी τ इक्वल्स टू u du अपॉन dy। तो अगर ये शियर स्ट्रेस है इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? ये शियर फोर्स या विस्कस फोर्स आ जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों की वैल्यू अपन पुट करके और आराम से हर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालने के लिए इसका फार्मूला है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसका फार्मूला होता क्या है। देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो, आपको रेनॉल्ड्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं? RE से। तो आपको पता है कि इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन और विस्कस फोर्स होता है तो इनटू ए। ये ए क्या है? एक्सीलरेशन, एम मास, तो शियर स्ट्रेस, और ए क्या है? ए, ठीक है? तो अब इन सबके अपन डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। या इसका जो फार्मूला होता है आपको पता मास है ना? तो मास को आपने सबने पढ़ा है, मास इक्वल्स टू रो इनटू v। या डेंसिटी आपने पढ़ी है, डेंसिटी इज डिफाइंड इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो अगर आपको मास निकालना है तो रो इनटू v, तो यहां पे मास को लिख सकता हूं मैं रो इनटू v, और a की जगह एक्सीलरेशन है e लिखा मैंने, तो है तो आपने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से पढ़ा है u du अपॉन dy, और एरिया क्या है? एरिया को एरिया। अब इन सबका ये फॉर्मूला जैसे रो है, तो रो की आपको सबको पता है, जो यूनिट की बात करूं अगर मैं रो की, है ना, या यूनिट अभी नहीं देखोगे तो आपने रो का मैं रो ही लिख देता हूं। और v क्या था? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? L क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब ही होता है, तो वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब, तो लेंथ का क्यूब। अगर एक्सीलरेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम में क्या लिख सकता हूं? एक्सीलरेशन डिवाइड करूं u की जगह v लिखा, du क्या है? वेलोसिटी, du आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी को मैंने वेलोसिटी लिखा, ठीक है? तो अब
ये क्या था, लेंथ है x, तो इसको मैंने लिख दिया l, और एरिया है इसको लिख दिया मैंने l। ठीक है, सिंपल सा, जहाँ पे एरिया था उसको l स्क्वायर, क्योंकि एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये वेलोसिटी थी du, तो वेलोसिटी की वेलोसिटी कर दी, यहाँ पे यहाँ से एक एल आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर इसको अब सोल्व करें अपन तो क्या आएगा, कौन सी चीज कैंसिल हो रही है आप देखिए, जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए। अब ऊपर आ रहा है एक रो, एक बी, ठीक है, और एक क्या आ रहा है एल। अब जो जो चीजें इसमें आपकी आ रही है उनको आप कैंसिल करते जाइए। तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला तो एक तो बचा रो, इसको अब नीचे एक एल बचेगा, एक एल से एक एल करूंगा तो एल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ मैं एक एल लिख देता हूँ और एक कर देता हूँ बी, और एक आपका जो यहाँ से एल बचेगा उसको लिख रहा हूँ मैं एल बाई टी, और डिवाइड क्या है न्यू बी। ठीक है, जो यहाँ से एल एल स्क्वायर में एक एल बचा था है ना, उस एल को मैंने क्या कर दिया टी, एल बाई टी कर दिया, और एक एल मैंने इसमें से। ठीक है, तो अब आप सबको पता है एल बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी होगी, एल बाई टी की वेलोसिटी होगी, तो आपके पास एनरोल्स नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, और ये v है, इस v से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा रो v l अपॉन v। तो ये किसकी वैल्यू है, रेनॉल्ड्स नंबर की। वैसे आप जनरली अगर पाइप फ्लो की बात करोगे तो ये रेनॉल्ड्स नंबर पाइप के लिए क्या हो जाएगा, पाइप का डायमीटर लिया जाता है, तो रो v d अपॉन v हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर। तो अगर आपको बोला जाए कि कोई भी फ्लो लेमिनार होगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेमिनार होने के लिए उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर जैसे अलग अलग की बात करेंगे हम 10 कभी थोड़ी, अगर पाइप फ्लो की बात करूं रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम रहता है, इसके लिए लेमिनार फ्लो के लिए। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा हो और अगर 4000 से कम हो तो यही क्या होता है, ट्रांजिएंट फ्लो होता है, ट्रांजिएंट फ्लो। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से आपकी ज्यादा हो, वही आपका कैसा फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। क्योंकि लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कम रहेगी तो आपका फ्लो कैसा रहेगा, लेमिनार रहेगा। इसका मतलब वेलोसिटी फ्लो की क्या रहनी चाहिए, कम। तो वेलोसिटी अगर कम रहेगी तो भी आपका फ्लो कैसा रहेगा, लेमिनार। और अगर डेंसिटी है, देखो डेंसिटी जितनी ज्यादा हो, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, अगर u की वैल्यू ज्यादा होगी तो r की वैल्यू क्या होगी, कम। इसका मतलब अगर किसी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी या जो हायर विस्कस फ्लूइड होगा वो अगर फ्लो करेगा तो क्या चांस रहेंगे फ्लो के, फ्लो कैसा रहेगा, लेमिनार, है ना। तो u अगर ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, तो भी फ्लो कैसा होने के चांस है, लेमिनार। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो लेमिनार फ्लो में सबसे पहले तो रेनॉल्ड्स नंबर ये रो भी है वो व्यू, उसके बाद कैसे अपन पता करेंगे कि ये फ्लो लेमिनार होगा कि नहीं होगा, तो क्या चीज देखो, वेलोसिटी का फंडा और एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फंडा। वैसे तो आपको हर क्वेश्चन में अगर आपको चेक करना है तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी आपको। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू चेक करो, पाइप फ्लो हो रहा है 2000 से कम है तो आपका क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर, ये अपना लेमिनार फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की बात करें तो इसके अंदर जैसे अगर कोई पाइप है तो पाइप के केस में जैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है वो 4a बाई 2। तो आपको बोलिए कि कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या है, ये क्या काम आती है, तो आप बोल सकते हो कि अगर ये डायमेंशन है वो फ्लो में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। ये तो आपको इसकी वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए। तो इसमें कुछ चीजें जैसे एक तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है या हाइड्रोलिक रेडियस है, और एक है हाइड्रोलिक डायमीटर। इसमें दो चीज आपसे पूछी जाती है, चलो आगे वाले एक पूछा जाता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और एक पूछा जाता है हाइड्रोलिक डायमीटर। हाइड्रोलिक डायमीटर, ठीक है। इस हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को अपन हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, इसका फॉर्मूला होता है a बाई, और इसका होता है 4a बाई। a का मतलब क्या है यहाँ पे, एरिया, और v का मतलब क्या है यहाँ पे, रेडियस है, p है।
पेरीमीटर। ठीक है, तो आपको बोले कि सर्कुलर पाइप के केस में आप मुझे हाइड्रोलिक मीटर बताओ। एरिया सबको पता है कि सर्कुलर पाइप का एरिया 4 by 4 डी स्क्वायर और पेरीमीटर कितना होगा। किसी भी पाइप होगा उसमें पाइप फ्लो सिलेंड्रिकल में अगर पाइप फ्लो होगा तो आप बोल सकते हो उसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर को आप लिख सकते हो पाई इनटू डी। तो पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो यहां से हाइड्रोलिक मीटर या हाइड्रोलिक मीटर कितनी आ गई। अगर हाइड्रोलिक डायमीटर पूछे तो जो भी है d/4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है 4 into d/4, तो 4 से 4 कैंसिल क्या बचा। इसका मतलब हाइड्रोलिक डायमीटर कितना होता है d। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब अगर पाइप फ्लो के केस में आपको बता दिया मैंने कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर से कैसे आपको पता करना पड़ेगा। अगर 2000 से कम है तो फ्लो कैसा होगा। ये किस केस में है, पाइप में, सर्कुलर पाइप फ्लो है। ठीक है, तो लेमिनार नंबर आपका रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है, उसको क्या बोलेंगे लेमिनार फ्लो। 2000 से 4000 है तो हम क्या बोलेंगे ट्रांजिएंट। अगर 4000 से ग्रेटर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन टर्बुलेंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर यही फ्लो आपका इसमें ना हो, इधर पैरेलल प्लेट के बीच में फ्लो कैसा हो रहा है, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स का मतलब जैसे ये प्लेट है ना, ये प्लेट कैसी है, पैरेलल प्लेट है। अगर इसके बीच में फ्लो हो रहा है आपका और इसमें ये जो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, t है। ठीक है, तो अब की बार जो रेनॉल्ड्स नंबर काम में लिया जाएगा और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, रो v 2t अपॉन। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक जो ये जो हर बार कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन चेंज होती है, इससे पहले l की अगली बार 2t होगी। अगर यही आपका अगर बाउंड्री लेयर फ्लो होगा तो उस केस में x हो जाएगी, है ना। तो अब आपसे बोला जाएगा कि रेनॉल्ड्स नंबर का बताओ जब ये पैरेलल प्लेट फ्लो हो रहा है उस टाइम अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000, अगर लेस देन 2000 हो तो कैसा फ्लो होगा। सॉरी अपन 1000 से करते हैं। अगर ये लेस देन 1000 होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से 2000 तक होगी, तब कैसा फ्लो होगा। रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 होगा तब क्या होगा। रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम होगा तो फ्लो कैसा होगा, लेमिनार। ये जो आपको ध्यान में रखना होगा, आपसे पूछा जाएगा कि फ्लो के साथ चेक करके बताइए, तो ये कैसा होगा, ट्रांजिएंट। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको आदत पड़ जाएगी, और अगर ग्रेटर देन होगा तो टर्बुलेंट। ठीक है, ये कैसा होगा, तो ये है आपका पैरेलल प्लेट फ्लो होगा तब आपको रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब अगर हम बात करें बाउंड्री लेयर फ्लो, ठीक है, अगर हम बात करें बाउंड्री लेयर फ्लो तो उस टाइम आपको देखना है, जैसे अगर बाउंड्री लेयर फ्लो की बात करूं मैं, ये पहला हुआ आपका सर्कुलर पाइप वाला, नंबर 2 फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, और नंबर 3 बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर इसका मतलब बाउंड्री लेयर अगर इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ कितनी है तो यहां से अपन जैसे ही x को काउंट करेंगे कि आपको इस केस में कहां पे आपको निकालना है फ्लो का। मान लो आप सोच रहे कि यहां तक होता है तो आपकी x क्या हो जाएगी, ये वाली x हो जाएगी। यहां पे पूछा जा रहा है तो आपका x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस केस में जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा वो कितना होगा, रो v x अपॉन। तो क्या चेंज हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक वेज चेंज हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा लेमिनार फ्लो के लिए, तो आप बताओ रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 3 × 10 की पावर 5 से अगर कम हो तो फ्लो कैसा होगा, लेमिनार। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3 × 10 की पावर 5 से तो ग्रेटर देन और आपका 5 × 10 की पावर 5 तक हो तो ये आपका फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट, सॉरी ट्रांजिएंट। पर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 5 × 10 की पावर 5 हो तो आपका कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना कि फ्लो कैसे ट्रांजिएंट या लेमिनार और टर्बुलेंट होगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक था इस सेक्टर का, फ्लो थ्रू पाइप का या लेमिनार फ्लो का। अब अपन मेन डेरिवेशन पे आते हैं, क्योंकि इसमें इतना ही नहीं है, इसमें काफी अगर कोई फ्लो मान लो पैरेलल प्लेट के बीच में हो रहा है ना, तो क्या-क्या चीजें, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी मीन वेलोसिटी क्या होगी, है ना, उसमें शियर स्ट्रेस कितना होगा, वॉल पे शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो ये सारी चीजें अपने को एक-एक करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी वो है लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट।
देखिए लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स और प्लेट कैसी है, हॉरिजॉन्टल है आपका लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। देखिए ध्यान से समझना है, ये आपके पास कोई पैरेलल प्लेट, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट। कुछ चीजें जो अजम्पशन है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला आपने क्या अज्यूम किया है कि इसकी विड्थ कितनी है, यूनिट, विड्थ कितनी है, यूनिट। अगर इसमें अगर हम बात करें, जैसे ये आपके पास कोई मान लो फ्लूइड पार्टिकल आपने लिया, ठीक है, तो उस फ्लूइड पार्टिकल के लिए इसकी लेंथ फ्लूइड पार्टिकल की कितनी ले लो, कि आप पहले क्या करते हो, किसी फ्लूइड पार्टिकल के लिए आप सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हो, उस एलिमेंट की स्टडी करते हो, फिर लास्ट में क्या कर देते हो, आप इंटीग्रेशन करके पूरी वैल्यू निकालते हो। तो इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx, और हाइट कितनी है, dy, और उसकी विड्थ कितनी है, 1, ठीक है, ये आपको बता देते हैं। अब इसी एलिमेंट को मैं यहाँ पे अगर डिनोट करूं तो इसके ऊपर देखा जाए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अगर आप खुद सोचो कि एक जो एलिमेंट एक पैरेलल प्लेट है, तो ऐसे उन प्लेट के बीच में अगर फ्लो होता है ना, तो कौन कौन सी फोर्स उसके ऊपर लगने चाहिए, तो मेनली दो फोर्स आपको उसके ऊपर लगेंगे। एक तो आपका प्रेशर फोर्स, कौन सा, एक तो लगेगा प्रेशर फोर्स और एक लगेगा आपका शियर फोर्स। कौन कौन सा, एक तो प्रेशर और एक लगेगा शियर फोर्स, ठीक है। तो पहले इस वाली सरफेस की बात करता हूं मैं। अगर इस वाली सरफेस की बात करूं तो यहां से मान लो P फोर्स लग रहा है, तो ये जो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ कितनी है, dy, और विड्थ कितनी है, तो P into dy into 1। अगर यहाँ से फोर्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि अगर इस वाले का P into dy into 1 कर दो तो इस वाले में कितना होता है, P plus del P by del x into dx, ठीक है। और आपका अगर एरिया की बात करूं तो एरिया सेम ड्यूरेशन में कितना, d by 2, ठीक है। तो P plus del P by del x into dx dy into 1। अगर अब इसके अलावा जो शियर फोर्स लगेगा, तो शियर फोर्स की वैल्यू बात करते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में शियर फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो और इसका एरिया कितना होगा बताइए, आप सोच के बताइए। एरिया जो नीचे वाली सरफेस होगी वो सरफेस कितनी होगी, dx, तो dx into विड्थ कितनी है, और यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो अगर मैं बात करूं तो टो प्लस डेल टो अपॉन डेल y dy और एरिया ये dx। ये बात आपको समझना है, बहुत जरूरी है ना, कि कैसे आपने, क्योंकि ग्रेविटी को अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो केवल दो ही फोर्स लगेंगे, एक शियर फोर्स होगा और दूसरा कौन सा होगा, प्रेशर फोर्स होगा। तो अगर दोनों आपको ये समझ में आ गई कि आपको कैसे लेने हैं, तो इजीली अब आपको केवल फोर्स को बैलेंस करना है ना। तो अब इसमें देखा जाए तो अगर मैं x डायरेक्शन की बात करता हूं, किसको कंसीडर करता हूं, अब आपको पता होगा अगर ये फ्लो आपका, मैंने क्या अज्यूम किया है, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। अगर फ्लो आपको पता है स्टेडी एंड यूनिफॉर्म है, तो स्टेडी का मतलब टाइम के साथ में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर टाइम के साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो फ्लो आपका यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना होगा एक्सेलरेशन, तो फ्लो का यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि F नेट जो लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी है, तो F नेट की अगर 0 है तो सारे आप फोर्स कंसीडर कर लीजिए। पहले जो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं उसको मैं प्लस ले रहा हूं, जो नेगेटिव पे आ रहे हैं वो क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा मैंने P into dy, क्योंकि 1 है 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इधर की साइड आएगा तो, और ऊपर की ये भी प्लस है, प्लस टो प्लस डेल टो अपॉन डेल y dy इनटू क्या हो रहा है, dx। तो प्लस तो वही है, एक तो ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव, इसके अलावा साइड का है नेगेटिव, तो एक तो नेगेटिव आपका ये है माइनस टो dx और ये क्या है माइनस p प्लस
डेल p अपॉन डेल x dx इनटू कितना और इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आपकी बन गई इसका मतलब आपका 90% काम कंप्लीट हो गया इस इक्वेशन की, है ना। तो अब उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये देखो p dy प्लस का है और यहाँ पे एक माइनस p into dy होगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे देखिए pro dx इसका है माइनस का है और एक के pro dx अंदर मल्टीप्लाई हुआ ये क्या हो जाएगा प्लस। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास केवल क्या बचेगा वो आपको बता देता हूँ। एक तो बचेगा del 2 upon del y dx dy, एक तो बचेगा del 2 upon del y dx into dy, ठीक है। तो देखिए माइनस का इसको जीरो को इधर लेके जाता हूं, एक बचेगा del p upon del x dx dy। क्या इक्वेशन में इतना ही बचेगा, एक बार आराम से देख लीजिए। ये बचेगा del 2 upon del y equals to del p upon del x, ठीक है। दोनों तरफ dx dy है आप क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन आई del 2 upon del y equals to del p by del x। ये इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफी। अगर ये इक्वेशन बन गई है इसका मतलब अभी इसमें क्या करना है आपको, केवल टो की वैल्यू, आप सबने न्यूटन्स लॉ इसको उसकी पढ़ा है कि टो इक्वल्स टू क्या होता है d ओवर dy, क्योंकि आपको निकालना ही वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो वेलोसिटी तो इसमें है ही नहीं, तो वेलोसिटी कहां से लाएंगे, टो इक्वल्स टू d ओवर dy। ये पुट कर दो आप इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये आ जाएगा del u du upon del y upon del y equals to del p by del x, ठीक है। u को डिवाइड कर देता हूं, यहां देखो del एक तो del u upon del y पहले से है, एक del u upon del y और इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा del square u upon del y square और ये 1 upon u del p by del x। इस u को कहां ले आया है इधर नीचे कर, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखिए अगर कहीं पे आपके पास पावर देखो कितनी है del स्क्वायर u को del y डबल इसका डिफरेंशियल किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आपको u की वैल्यू निकालनी है ना, तो सिंपल सी बात आप क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो वो इक्वेशन को। इक्वेशन 3 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो सीधी सी बात है, अगर इसको इंटीग्रेट किया आपने तो एक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा del u upon del y, ठीक है। और इधर क्या है 1 अपॉन u, अब del p by del x है, ठीक है। अब del p by del x है आपके पास, तो del p by del x से अगर पहला पार्ट होगा तो एक del p by del x, तो आपको पता ही है क्या है कांस्टेंट है, del p by del x इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक आपके पास किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, एक आ जाएगा y और एक कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास u की वैल्यू नहीं निकली है, इसका मतलब एक बार आपको इंटीग्रेट जरूर करना पड़ेगा। तो इक्वेशन आ गई 4, इंटीग्रेट इक्वेशन 4 को फिर इंटीग्रेट करता हूं, तो अब की बार अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा u आएगा, तो u इक्वल्स टू 1 अपॉन u del p by del x आपके पास कैसे का वैसा, तो y का अगर एक बार इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना होता है y स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 कांस्टेंट है लेकिन c1 के साथ अब की बार इसका इंटीग्रेशन करो c1y प्लस कितना आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बार-बार बताने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 5। तो ये इक्वेशन आ गई होगी, लेकिन इस इक्वेशन को क्या हम अभी यूज में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर कांस्टेंट c1 और c2 है, आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी ये इक्वेशन काम में आएगी, ठीक है। तो मैं देखता हूं एक एक करके, पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूं। पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूं जब y की वैल्यू 0 है, आप खुद सोचिए जब ये जो y है, y मतलब यहां से आपने जो किया है तब यहां पे ये y यहां पे कितना है 0 है, तो जब y की वैल्यू 0 है उस टाइम आप सोच के बताइए कि आपके पास वेलोसिटी कितनी होगी। आप तो इसके ऊपर तो ये तो आपके फिक्स वाला क्वांटिटी है, तो अगर y 0 होगा तो आपको पता होगा वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि मैं ये कंडीशन ले रहा हूं इसके अंदर कोई भी स्लिप नहीं हो रहा है, तो ये कैसी कंडीशन है नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए कि बाउंड्री कंडीशन इसके अंदर पुट करोगे तो u की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब यहां से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा c2 की वैल्यू कितनी होगी 0। तो अब आपके पास
पास जो इक्वेशन आई वो u अपॉन 1 अपॉन u del v by del x y square by 2 plus c1 ये इक्वेशन आ गई 6। अब फोर बाउंड्री कंडीशन देखिए चेक करिए। तो ये तो आपने डाउनवर्ड कंडीशन देखी। अब y t अगर बोल दूं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में पैरेलल प्लेट के बीच में कितनी है t, तो अगर y t होता है तो यहां पर भी दूसरी कंडीशन है ना। तो ये आपका जब y t होगा सेकंड बाउंड्री कंडीशन, जब y t होगा तो उस टाइम भी आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो y की जगह t पुट कीजिए तो वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू 1 upon u del p by del x t square by 2 प्लस ये हो जाएगा आपका c1 into p। तो यहाँ से अगर c1 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, c1 की वैल्यू हो जाएगी -1 upon u del p by del x into p by, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी c1, ठीक है। अब जो c1 और c2 की जो वैल्यू आई है इस इक्वेशन को नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 7। काफी बड़ी इक्वेशन है, देखो इक्वेशन नंबर 7। अब जो आपके पास वो इक्वेशन नंबर ये 7 आई है ना। और इक्वेशन नंबर आपके पास एक की c1 और c2 की वैल्यू आई है। तो जो आपके पास मेन इक्वेशन थी कौन सी थी, जिसके अंदर c1 और c2 दोनों थे, ये इक्वेशन नंबर 5। तो आप क्या करो, the value of C1 and C2 in equation, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 5। तो आप 5 के अंदर ही पुट कर दीजिए C1 and C2, ठीक है। तो देखिए अगर C1 और C2 को इसके अंदर पुट करता हूं तो U इक्वल्स टू 1 by u del p by del x y square by 2, ये सेम लिख दिया इतना का इतना। फिर प्लस c1 की है तो c2 की कितनी -1 अपॉन u del p by del x, और आपके पास यहाँ पे t by 2 है और एक पहले से y है तो t y by 2 और c2 की वैल्यू कितनी है 0। तो अब देखिए इसमें से दो चीजें कॉमन आ रही है, कॉमन ले लीजिए। तो u इक्वल्स टू देखिए क्या del p by del x दोनों में है, 1 अपॉन 2u दोनों में है, तो क्या है 1 अपॉन 2u del p by del x कॉमन ले। और यहां देखो कितना है, पहले आगे लिखा है y स्क्वायर या आप एक प्लस का कौन सा है, यहां है आपके पास y स्क्वायर तो माइनस है e y, ठीक है यही आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो del p by del x की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। del p by del x की हमेशा वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो अपन इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 by 2 del p by del x, और यहां से आ जाएगा dy माइनस। तो ये इक्वेशन किसकी है, वेलोसिटी की है, u की है ना। और ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है ना, -1 अपॉन 2u del p by del x स्क्वायर माइनस x। आगे जो भी काम होगा पैरेलल प्लेट जब भी अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इक्वेशन ये काम लेगा, ठीक है। तो ये है आपका फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट, और ये किसकी वैल्यू है आपकी u की। तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि u और y में कैसा रिलेशन है, इसमें u एंड y के अंदर जो रिलेशन देखोगे वो कैसा है, 2 डिग्री है। इसका मतलब क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला। अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं स्ट्रेस के या वेलोसिटी का, तो ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 0, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 0, धीरे धीरे इंक्रीज, और इसके मिडल में जहाँ पे अगर u इक्वल टू कितना, सॉरी t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t by 2 हो जाएगा आपका, या y इक्वल टू t by 2 हो जाएगा, तब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम। ये आपकी होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो मैक्सिमम कहां पे होती है, t by 2 पे। तो अगर आपको बोल दे कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल के बताओ, ये तो आपकी वेलोसिटी है, आप मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो आप इस ग्राफ से आराम से बता सकते हो मैक्सिमम कब होगी, तो y = t by 6 आपको बोला जाए मैक्सिमम वेलोसिटी। तो u मैक्सिमम अगर आपको बोला जा रहा है तो जहां जहां पे आपको y दिख रहा है क्या बताओ t by 2 है, तो u मैक्सिमम = -1 अपॉन
2 म्यू डेल टी बाई डेल एक्स, और अंदर था t into y, तो t की जगह क्या करना है, सॉरी y की जगह क्या करना, d by 2, तो एक भी पहले से था तो यहाँ पे क्या कर दिया आपका d by 2, फिर माइनस y की जगह t स्क्वायर बाई 4, क्योंकि t by 2 और t by 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 4, तो u मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस डेल टी बाई डेल एक्स, यहाँ होगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस t स्क्वायर बाई 4, तो t स्क्वायर बाई 2 में से t स्क्वायर बाई 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, t स्क्वायर बाई 4 ही आएगा, तो u मैक्स कितना हो जाएगा, माइनस 1/8 डेल टी बाई डेल एक्स इनटू t। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके लिए, u मैक्सिमम का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस t स्क्वायर बाई 8 म्यू इनटू डेल टी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो अब आपको ये जो हो गया आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी का आप जो इक्वेशन निकाल ली है, इसके बाद आपने क्या निकाल लिया, u मैक्सिमम की वैल्यू निकाल ली, अब आप निकाल सकते हो इसके बाद इसकी वैल्यू एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्या पूछा जाता है, एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालो। अब आपसे बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ना, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक वेलोसिटी ऐसी ले लूं, है ना, या मीन वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की एक डायग्राम बना के आपको बताता हूं। आपने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता है कितनी है, 0, यहाँ थोड़ी सी आगे बढ़ी होगी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और कहीं मैक्सिमम थी वहां पे मान लो 5, फिर वहां धीरे धीरे कम होगी 4, 3, 2, 1, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो अगर आपके पास देखा जाए कि टोटल वेलोसिटी 0 से लेके 5 तक इंक्रीज होगी ना, आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि 0 से लेके 5 तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इसकी जगह, इन सबकी जगह अगर मैं एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, इन सबका मैं एवरेज निकालूं, तो 1 2 3 4 5 सबका मैं एवरेज निकालूंगा, कोई मान लो वेलोसिटी लगी 2 मीटर, तो अगर इससे जितना फ्लो होगा या जिससे जितना डिस्चार्ज होगा उतना ही इस वेलोसिटी से आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसी वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। अगर कोई डेरिवेशन पूछे तो आप बोल सकते हो मीन वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर सेक्शन which give same mass flow rate as it is given by actual velocity। इसका मतलब जो आपका मास फ्लो रेट एक्चुअल वेलोसिटी देती है, इसका मतलब जो आपका यहाँ निकाल देता हूं एवरेज वेलोसिटी, तो जो मास फ्लो रेट आपका एक्चुअल वेलोसिटी देती थी m एक्चुअल था, वो ही आपका क्या करेगा, m मीन देगा, है ना। इसी का तो मतलब मीन हुआ ना, क्योंकि जो एक्चुअल मास फ्लो रेट चेंज हो गया तो मीन वेलोसिटी क्या आएगी, तो दोनों की मास फ्लो रेट क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ये आपको जानना है। अब आपने फॉर्मूला निकाल लिया, u क्या आया, -1/2 u डेल t बाय डेल x t बाय माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो देखिए इसके अंदर जब अगर मीन होगा, देखो तो m एक्चुअल इक्वल्स टू m मीन, तो m मीन की बात करो, इसका मतलब जो आपको m होता क्या है, मास फ्लो रेट, इसकी वैल्यू क्या होती है, रो क्यू, ठीक है। तो मीन की बात करूंगा तो रो की जगह रो, और ये होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी बात, u मीन, ठीक है। तो रो इनटू a इनटू u मीन, और अगर इसकी एरिया की बात करें तो एरिया कितना होगा, रो t इनटू 1 इनटू क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा मास फ्लो रेट कौन सी वेलोसिटी से, मीन वेलोसिटी से, क्योंकि मीन वेलोसिटी है तो रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, तो रो एरिया कितना है, थिकनेस, उसकी हाइट कितनी थी t, तो थिकनेस अपन कितनी थी 1, और एवरेज वेलोसिटी। अगर एक्चुअल की बात करूं तो एक्चुअल कितना होगा, अगर एक्चुअल करेंगे वही होगा रो, और आपके पास q की वैल्यू की बात कितनी होगी, आपकी बात एरिया और वेलोसिटी की बात कितनी आ जाएगी, एक्चुअल आ जाएगी, एक्चुअल कितनी है, -1/2 म्यू डेल t बाय डेल x t बाय माइनस, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी। अब एरिया बताओ, जब एरिया मीन में पहुंचे उसमें दोनों में एरिया, अगर एक्चुअल का एरिया बात करें तो एक्चुअल में आपने कोई भी डिस्टेंस dy ली होगी, यदि आपके पास ऐसा था कोई डिस्टेंस आपने dy ली होगी, तो आपके पास एरिया कितना हो जाएगा, रो dy into 1, ये हो जाएगा -1/2 म्यू डेल t बाय डेल x,
टी वाई माइनस, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप इक्वल कर दो, इक्वल करके और इसकी वैल्यू निकाल दी आप, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। देखो अब करते हैं n मीन इक्वल्स टू n रेशियो, तो मीन रहा ये रो t इनटू u बार, और इधर देखो एक्चुअल क्या है, रो, इसके बाद है आपका माइनस 1/2 म्यू डेल टी बाई डेल एक्स टी वाई माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या है डी। देखो बच्चों अगर जैसे भी आपके पास यहाँ पे डी वाई है, इसका मतलब आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डी वाई एक एलिमेंट लिया था, तो एलिमेंट के केस में अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, डी वाई की अगर लिमिट की बात करूँ तो 0 से लेकर टी तक की तो है, तो लिमिट लगा दो 0 से लेकर टी, ठीक है, यहाँ 0 से लेकर टी तक लिमिट लगा दी। अब देखिए रो से रो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो टी इधर डिवाइड कर दूं तो u बार की वैल्यू कितनी आएगी, u बार प्लस 1 अपॉन, अब देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, 1/2 म्यू आपका कांस्टेंट, टी इधर से नीचे आ गया, और डेल p बाय डेल x आपका कांस्टेंट था, इधर है t y माइनस y स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, t y माइनस y स्क्वायर, इधर क्या है, ठीक है, u बार इक्वल टू माइनस 1/2 म्यू t डेल p अपॉन डेल x, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा t y का, तो हो जाएगा t y स्क्वायर बाय 2, और इसका हो जाएगा y क्यूब अपॉन, ठीक है, यही होगा, बता दीजिए t y माइनस y स्क्वायर का, तो लिमिट कितनी है 0 से लेके t तक, तो y जहां आपको दिखे वहां क्या कर दो, t कर दो, माइनस 1/2 म्यू t डेल t बाय डेल x, ये हो जाएगा t क्यूब बाय 2 माइनस t क्यूब बाय, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, t क्यूब माइनस 2 माइनस करोगे तो t क्यूब बाय कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो u बार इक्वल्स टू माइनस 1/2 म्यू t डेल t बाय डेल x, ये कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे तो t क्यूब बाय 6, इसको सोल्व करो 6 ये 12 हो गया, माइनस 1/12 म्यू डेल t बाय डेल x, t क्यूब को इधर कर देते हैं, माइनस t क्यूब अपॉन 12 म्यू डेल t बाय डेल x, ये क्या आ गया आपके पास, मीन वेलोसिटी है ना। तो ये एवरेज वेलोसिटी पहले अपन निकाल, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल चुके, अब आपकी क्या आ गई, मीन वेलोसिटी, ठीक है। अगर बोला जाए कि दोनों में रिलेशन निकालो, क्या निकालो, दोनों में रिलेशन निकालो, तो दोनों में ये सोल्व t क्यूब है, तो यहाँ पे एक t है ना, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे t क्यूब ना होकर कितना होगा, t स्क्वायर, क्यों होगा, देखो क्योंकि एक t नीचे था, ऊपर t क्यूब और एक t कैंसिल हो गया। अब ये तो मीन आई, और मैक्सिमम थोड़ी देर पहले अपन ने निकाली थी, u मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी, माइनस t स्क्वायर अपॉन 8 म्यू डेल t बाय डेल x, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, इसकी मीन और मैक्सिमम दोनों में आप क्या निकालो, रिलेशन निकालो। तो मीन और मैक्सिमम में रिलेशन कैसे निकालेंगे, u मैक्सिमम में u मीन का डिवाइड कर दो, तो u मैक्सिमम है वहां पे आप u मीन का डिवाइड कर दो, तो u मैक्सिमम अपॉन u मीन किया आपने, तो मैक्सिमम में मीन का डिवाइड किया, तो डेल t बाय डेल x दोनों में कॉमन है, ठीक है, इधर है आपके पास माइनस t स्क्वायर अपॉन 8 म्यू, तो डिवाइड किससे किया, माइनस t स्क्वायर अपॉन 12 म्यू से, तो ये हो जाएगा 12 म्यू अपॉन t स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, t स्क्वायर से t कैंसिल, और म्यू से म्यू कैंसिल, कितना आया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 3 बाय, तो u मैक्सिमम है, और जो u ये क्या आपकी मीन है, इन दोनों का रेशियो कितना आया, 3/2, या बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम होती है वो मीन की कितना टाइम्स रहती है, 1.5 टाइम्स। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, एक बार आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दे दी जाती है तो आपको मीन वेलोसिटी निकालनी होती है, क्या है 1.5 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, भाई मैक्सिमम निकालनी है, मीन दिया 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीन दिया निकालना, मैक्सिमम दिया हुआ है तो 1/5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाता है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पूछ लिया जाता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो
बिल्कुल आसान है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी। कैसे निकालेंगे आपको पता है कि ये देखो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कि कैसा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो कि वेरिएशन कैसा रहेगा वो आपको बताना है। तो कोई बात नहीं, वो भी बता देते हैं। देखो कैसे बताएंगे, आपको सबको पता है कि टो इक्वल टू होता है u du अपॉन dy। आपने u की वैल्यू आपको पता है u कितना है, ये रहा है u, ये रहा। तो टो इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो u d अपॉन dy, और ये अंदर वैल्यू पुट कर दो माइनस 1 अपॉन 2 mu del t by del x t by माइनस। ठीक है, तो जो चीजें बाहर निकाल सकते हो निकाल दो। क्या क्या बाहर कर सकते हैं, u कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया, del t by del x कांस्टेंट है बाहर कर दिया। तो दो चीजों के अलावा कुछ कर सकते हैं नहीं। लेकिन आप एक चीज देखो, इसमें से इधर u नीचे है, एक u ऊपर भी है, u तो कैंसिल कर दो ना, माइनस 1 अपॉन 2 del t by del x बाहर कर दिया, तो d अपॉन dy के अंदर क्या है आपके पास, t by माइनस। यही बात हो, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 del t by del x। अब देखो t by है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, t by है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा t माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, टो की वैल्यू आ गई। तो टो आप आराम से देख सकते हो, चाहो तो उसको और अच्छे से करना है, 2 बार कॉमन ले लो। अगर 2 कॉमन ले लो देखो तो कितना हो जाएगा, इतना करोगे तो भी सही है, लेकिन अगर आप 2 कॉमन लेना चाहते हो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो इधर कितना हो जाएगा t/2 माइनस। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल टू कितना हुआ माइनस del t by del x t/2 माइनस। ये आपका क्या है, शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस है, तो आपको बोला जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बताओ चेंज कैसे हो रहा है। तो चेंज आप इजीली बता सकते हो, टो और y में कैसा रिलेशन है, टो और y में कैसा रिलेशन है, टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। सामने देख सकते हो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन माइनस y कैसा y है, माइनस y। इसका मतलब ऐसी लाइन बनेगी 1 डिग्री रिलेशन है, तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और सेंटर के ऊपर स्ट्रेस बिल्कुल कम रहेगा। खुद बताओ ना, शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो सेंटर पे कितनी रहेगी, 0, और यहाँ पे टो मैक्सिमम कितना रहेगा, वॉल के ऊपर मैक्सिमम, क्योंकि शियर स्ट्रेस जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी वहीं पे तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो वॉल के ऊपर पूछा जाए कितना होगा, तो आप बता दो, तो वॉल जहाँ पे आपका y की वैल्यू 0 हो जाएगी वहीं आपका टो मैक्सिमम हो जाएगा। तो टो मैक्सिमम पूछे कितना होगा, वॉल के ऊपर माइनस del t by del x into dy। ये क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा आपका शियर स्ट्रेस, है ना। और सेंटर पे बोले, सेंटर कहां है, इसका सेंटर t/2 पे सेंटर है, सेंटर आपका है t/2 पे, तो t/2 पे सेंटर है, तो t/2 जब इसके अंदर पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, अब देखो t/2 पुट किया तो t/2 माइनस t/2 कितना हो जाएगा 0, तो सेंटर के ऊपर कितना हो जाएगा 0। तो ये कहां है, 8 सेंटर। सेंटर के ऊपर शियर स्ट्रेस कितना होता है 0, और वॉल के ऊपर कितना होता है मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये था कुछ पैरेलल प्लेट के केस में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके अंदर ही हेड लॉस निकालेंगे, उसके बाद अगर एक प्लेट मूव करने लग जाए, है ना, तो क्या होगा वो सारे केस देखेंगे।